नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 65। ठीक है, तो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है हमारे पास, द स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ठीक है, नाउ स्क्वायर पोटेंशियल वेल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। देखो इस टाइप का केस हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि अगर हमने कुछ ऐसा अज्यूम किया था कि ये क्या है हमारे पास स्क्वायर वेल है यूं करके, और जिसकी हाइट कितनी है v0 है। ठीक, और एक पार्टिकल था वो कहाँ था, इसके अंदर था। हमने क्या अज्यूम किया था, किसी एक ई एनर्जी का पार्टिकल जो कहाँ है, इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी एनर्जी E है। फिर हमने क्या किया था, यानी ये पार्टिकल कहाँ है, इस स्क्वायर वेल के अंदर बॉन्ड है। यानी कौन सी स्टेट में है, ये बॉन्ड स्टेट में है, यानी इसके अंदर है। तो हमने इसके लिए क्या निकाला था, एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड किए थे। कुछ इस टाइप से अगर आपको याद आ रहा है तो इस टाइप से ग्राफ आया था। हमने एक ईटा और बीटा के बीच ग्राफ खींचा था, और कुछ इस टाइप की कंडीशन थी हमारे पास, देखो यूं करके, और ये कुछ रेडियस गामा के साथ ये क्या थी हमारे पास, एनर्जी आइगन वैल्यू थी, यानी बाउंड स्टेट। ठीक है, ये किसको दिखा रही थी, बाउंड स्टेट को दिखा रही थी। और ये एक ही बार कट करेगा इस तरीके से। ठीक, तो ये याद आ रहा कुछ आपको ऐसा। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप इस लेक्चर में देखिए कि एक स्क्वायर वेल है, इसके अंदर क्या है, एक पार्टिकल है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर वेल को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एक बैरियर की तरह ट्रीट करेंगे। और बैरियर की तरह कब ट्रीट होगा ये, जब पार्टिकल इसके अंदर नहीं होगा, क्या होगा, कहीं से इस पर इंसिडेंट होगा। यानी हम इसको क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेंगे और इस स्क्वायर बैरियर की ओर इसे फेंकेंगे। ठीक है, तब उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा वो आज हम स्टडी करेंगे। जब पार्टिकल वेल के अंदर होता है तब कैसा बिहेवियर होता है पार्टिकल का, वो हम स्टडी कर चुके हैं। यानी उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, उसका आइगन फंक्शन क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज क्या करेंगे, हम इस वेल को किसकी तरह ट्रीट कराएंगे, एक बैरियर की तरह ट्रीट कराएंगे। और वो कब ट्रीट हुआ, जब हम पार्टिकल को यहां से इस पर ऐसे फेंकेंगे, और उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, जो स्क्वायर पोटेंशियल वेल है उसको डिफाइन करते हैं। फिर एक पार्टिकल लेते हैं और उस पर इंसिडेंट कराते हैं, और फिर उसके बिहेवियर को चेक करते हैं। पहले क्लासिकली चेक करेंगे, फिर क्वांटम मैकेनिकली चेक करेंगे। ठीक है, ओके, मैं मिटाता हूं इसको, फिर लिखते हैं। तो लिखो, लेट अस डिफाइन ए पोटेंशियल वेल एज फॉलोइंग। ठीक है, लेट अस डिफाइन, इसकी हेडिंग डालना, फिर उसके बाद लिखना, लेट अस डिफाइन ए पोटेंशियल वेल एज फॉलोइंग। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। लेट अस से कोई एक पोटेंशियल है, v ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 है when x इज लेस देन 0, और इसकी वैल्यू कितनी है, -v0 है when x इज इन बिटवीन 0 एंड a, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है when x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इस टाइप का जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल बोलते हैं। देखो अभी समझ में आ जाएगा क्यों बोला हमने। अगर उसको मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो अज्यूम करो कि ये क्या है, मेरी x एक्सेस है, और ये क्या है, v x एक्सेस है। ठीक है, तो दिस इज अवर v x एक्सेस, और ये x एक्सेस, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 0 पॉइंट है। और जब हम x इक्वल टू 0 से इस ओर जा रहे हैं, नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और जब हम इन दोनों के बीच में, माना यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है, a है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट x इक्वल टू a है। इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, -v0 है। अज्यूम कर लो -v0 कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेस में है, तो -v0 कहीं यहाँ होगा। तो ये क्या होगा, -v0 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक इसकी वैल्यू कितनी है, -v0 है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और जब यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो अगेन ये कितना हो गया है, 0 हो गया। देखो अगर मैंने इसको ग्राफिकली बनाया तो इस टाइप का बना, तो एक वेल टाइप का बन गया, एक कुएं टाइप का बन गया। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, स्क्वायर वेल बोला है। ठीक है, अब स्क्वायर इसलिए बोला क्योंकि ये सब साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, और तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या रहेंगी हमारी, सेम रहेंगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लिख के चलते हैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E, और जो एनर्जी E है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जो एनर्जी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव एनर्जी नहीं है, एनर्जी कैसी है उसकी, पॉजिटिव है। तो क्या बोला हमने, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इंसिडेंट ऑन पोटेंशियल वेल। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन तो फ्रॉम लेफ्ट है, फ्रॉम लेफ्ट, कहाँ से, लेफ्ट से इंसिडेंट होती है, LEFT, लेफ्ट। एंड वी हैव टू डिस्कस we are going to discuss
and we are going to discuss behavior of particle when it incident on potential well, ठीक है। there are two way पहला वे कौन सा है? क्लासिकल वे। और दूसरा वे कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल वे। कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल वे, ठीक है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है? क्वांटम मैकेनिकल वे है। और क्लासिकल तो हम सिर्फ ये दिखाने के लिए करेंगे कि जो क्वांटम होती है वो क्लासिकल से बिल्कुल क्या होती है? अलग होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? क्लासिकल वे देखते हैं। तो हिंट डालो क्लासिकल वे या फिर क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, देखो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन तो क्या बोलो? अगेन ये बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है। इस तरीके से बना दिया हमने कि ये क्या है, जूम कर लो, वी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये इस तरीके से एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लो? एक्स इक्वल टू ए ले लो। इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो कितना है? माइनस वी नॉट है, यूँ करके। और ये माइनस वी नॉट ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ ये 0 है इधर को, और इधर को भी कितना है? ये 0 है, ठीक ना। अज्यूम कर रहे हैं हम कि कोई एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है? ई है। अब यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि हमने ले रखा है कि जो एनर्जी है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। एनर्जी पॉजिटिव है तो ये पार्टिकल यहाँ से आएगा। और आप सब जानते हो पार्टिकल क्या होगा? जैसे आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा? इससे निकल जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या होगा? टोटल ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कुछ रोकने के लिए है ही नहीं इसको, ये वेल तो नीचे को है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए है नहीं, यहाँ से आएगा सीधा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो बहुत सिंपल था इससे एक्सप्लेन करना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, देखो क्या हुआ? देयर इज टोटल ट्रांसमिशन, मीन्स नो पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्ट, will reflect from potential well, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर टोटल ट्रांसमिशन होगा और कोई भी पार्टिकल पोटेंशियल वेल से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत बार कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए क्या है? ये बोलना बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्योंकि अगर टोटल ट्रांसमिशन हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी कितना होगा? 1 होगा। और टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? हमारा 0 होगा। क्लासिकली ये रिजल्ट है हमारे पास ना। अब क्या करते हैं हम? क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आपको पता है क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको इसे 3 रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। और हर रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वेव फंक्शन आएंगे वो वेव फंक्शन को बताएंगे कि उस पार्टिकल का बिहेवियर यहाँ पर कैसा होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो मैं इसे मिटाऊं और हिंट डालो क्या? क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर। क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर, या फिर क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। अगला जो है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो अगेन एक बार क्या बना दो, जो पोटेंशियल है वो बना दो। गिवन है वो क्या गिवन है? गिवन है इस तरीके से पोटेंशियल गिवन है कि ये क्या है मेरे पास? वी एक्स एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर इस तरीके से एक पोटेंशियल वेल गिवन है जिसकी डेप्थ कितनी है? माइनस वी नॉट है। और यहाँ ये कितना है? 0 है। और यहाँ ये कितना अगेन 0 है। ये पॉइंट क्या है? दिस इज एक्स इक्वल टू ए है। और ये पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब इसको मैं कुछ रीजन में डिवाइड कर देता हूँ। इसे मैं क्या बोल देता हूँ? रीजन फर्स्ट। ये क्या है मेरा? रीजन फर्स्ट बोल दिया। इसे हमने क्या बोल दिया? रीजन सेकंड बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? रीजन सेकंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? रीजन
थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गया, रीजन थर्ड हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, हर रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चौंकने वाली बात तो है नहीं कि क्यों श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतना मतलब कम से कम 4-5 लेक्चर हो गए हैं हम यही कर रहे हैं, एक पोटेंशियल वेरिएबल ले रहे हैं, अलग अलग रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वेव फंक्शन निकल के आ रहा है उन वेव फंक्शन के हेल्प से बता रहे हैं कि पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, या फिर उस पार्टिकल क्या होगा, या फिर एक्सपोनेंशियली डिके होगा। ये सब किसके हेल्प से बता रहे हैं, जो हमारा वेव फंक्शन निकल के आया है उस रीजन में उसके हेल्प से बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चौंकने वाली बात तो है नहीं कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो सिंपल सा क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रीजन में, फिर सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में क्या करेंगे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहाँ देखते हैं, इन फर्स्ट रीजन। अब फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट रीजन का कहने का मतलब हुआ कि x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं हम। देखो x लेस देन 0 में जो v ऑफ x है वो कितना है, 0 है। v ऑफ x कितना है, 0 है। देखो देख सकते हो यहाँ पर v ऑफ x कितना है, 0 है। ठीक है, ओके, इस तरीके से, और यहाँ भी अगेन ये 0 है। ठीक है, तो अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, प्लस का कितना आ गया, v ऑफ x इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू कितना आ जाएगा, साई ऑफ x आ जाएगा। और ध्यान देना है जो e है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ऐसा हमने तो लिया ही है, जो थ्योरी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, वहाँ पर हमने लिखा था कि जो e है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारे पास क्या है, Vx है वो कितना है, 0 है, तो रख दो 0 यहाँ पर। तो 0 करने पर 0 हो जाएगा पूरा। यह आ जाएगा मेरे पास माइनस का h का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, प्लस का ये 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e इंटू साई ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये आ गया मेरे पास कितना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स। इसे इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड प्लस का कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 ना। आपको पता है यहाँ पर हमको कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लेट किया हमने, लेट अस कंसीडर कि जो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर है उसको कितना अज्यूम कर लिया हमने, अल्फा स्क्वायर अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप का कंसिडरेशन करते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ आपको क्या रखना है, याद रखना है कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा यहाँ पर ये है। अगर आप ध्यान से आप देख पा रहे हो, ये अल्फा सेम है जो हमने पोटेंशियल बैरियर के केस में के लिया था, स्मॉल के लिया था, यहाँ पे k1 लिया था, ये उसके सिमिलर है, मतलब आइडेंटिकल, यहाँ बोलते हैं एनालॉजी है, मतलब लगभग वैसा ही है ना, मतलब लगभग क्या पूरा वैसा ही है, बस यहाँ पे एनर्जी का फर्क होगा, वहाँ एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन मैथमेटिकली दोनों क्या है, एक दूसरे के एनालॉजी हैं। जो हमने पोटेंशियल बैरियर के केस में स्मॉल के लिया था, यहाँ पे k1 लिया था, वहाँ पर जो k1 और स्मॉल के था वो यहाँ पर अल्फा के एनालॉजी है, मैथमेटिकली दोनों क्या है, सेम है। क्लियर होगी बात, समझ में आई यहाँ से ना। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर भागे यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा, देखो उसे मिटाएं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर करके तो थक गए हो आप लोग, फटाफट कर दो भी सॉल्व इसे। क्या आ जाएगा आंसर, देखो क्या हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इधर पे क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्सिलरी इक्वेशन लिखो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, माइनस का अल्फा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एम इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा अल्फा। तो यहाँ पर रूट कैसे हैं, एक तो इमेजनरी है और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और वेन एवर रूट्स आर इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट देन द वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज साई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स एंड प्लस का बी ई की पावर माइनस का आयोटा अल्फा एक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, वेव फंक्शन इन रीजन फर्स्ट निकल गया, तो अब इसको मैं साई 1 एक्स बोल दूं। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन हेल्प से बताएंगे हम कि इस रीजन फर्स्ट में पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखे हैं तो आप झट से बोलोगे, तो ये जो पार्ट है इस वेव फंक्शन का, ये किसको दिखा रहा है, इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है। और ये जो पार्ट है वो किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। यानी रीजन फर्स्ट में
इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल इंसिडेंट भी होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल यहां से इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती थी कि यहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया किसके बीच, जो हमारा क्लासिकल एक्सप्लेनेशन था और जो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है उसके बीच। तो हमको यहां से पता चला कि जो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है या फिर क्वांटम मैकेनिकल जो रिजल्ट है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है किससे, क्लासिकल रिजल्ट से। क्लासिकल कहती है कि टोटल ट्रांसमिशन होगा और कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्वांटम कहती है देयर विल बी सम प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्ट बिकॉज देयर इज ए प्लेन वेव या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन रीजन फर्स्ट। अगर प्लेन वेव में इन रीजन फर्स्ट वी आर गेटिंग ए रिफ्लेक्टेड वेव। क्या मिल रहा है हमको, रीजन फर्स्ट में एक रिफ्लेक्टेड वेव मिल रही है। अगर यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव है इसका मतलब रिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। अगर रिफ्लेक्टेड पार्टिकल है तो इसका मतलब ये क्या है, क्लासिकल के लिए जो क्लासिकल रिजल्ट है उसका एक ठीक क्या है, विपरीत है। तो हम बोल सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है वो क्लासिकल से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्लियर होगी बात ना। अब देखो ये कहाँ है, इसको कुछ बोल दूं मैं, ये कहाँ है, रीजन फर्स्ट में यानी x लेस देन 0 के लिए। ओके ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, इस रीजन सेकंड की। देखो इन रीजन सेकंड, ठीक है। तो रीजन सेकंड में क्या है मेरे पास, देखो जो v ऑफ x है वो किसके बराबर है, माइनस का v नॉट के बराबर है। तो लिख दो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी इस रीजन में, जो मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2m और दिस इज d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर और माइनस का v नॉट इंटू साई ऑफ x। देखो यहाँ vx आता है, ये vx आता है उसको जो क्या रख दिया हमने, माइनस v नॉट रख दिया एंड दिस इज इक्वल टू e इंटू कितना आ जाएगा, ये साई ऑफ x आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m आ गया और d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। अच्छा यहाँ साई ऑफ x भी होगा, साई ऑफ x दिस इज इक्वल टू, इधर का प्लस हो जाएगा, माइनस का था इधर प्लस हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना e प्लस का v नॉट इंटू कितना आ जाएगा, ये साई ऑफ x आ गया। इसको इधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास कितना, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इंटू साई ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास माइनस का ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इंटू e प्लस का v नॉट इंटू साई ऑफ x आ गया, ठीक है। e प्लस का v नॉट इंटू साई ऑफ x। ओके इसको उधर ले आओ फिर आप, ये आ गया मेरे पास कितना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस ई प्लस का वी नॉट इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हमको कुछ अजम्पशन करने पड़ेंगे, तो जो यहाँ पर आ रखा है उसको कुछ अज्यूम कर लो। इसे अज्यूम कर लो बीटा स्क्वायर, तो लेट करो यहाँ पर, लेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई कितना आ गया एच कट स्क्वायर इंटू ये आ गया मेरे पास ई प्लस का वी नॉट आया और यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ। बीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पर, बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा ई प्लस का वी नॉट आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये बीटा निकल, अगेन मैं यही बोलूँगा कि आपको क्या रखना है, इसे याद रखना है, यानी आपके दिमाग में होना चाहिए जो बीटा है वो क्या है। ओके अब एक काम करो, जो बीटा स्क्वायर लिया है हमने उसको इधर पुट कर दो। देखो क्या बनेगी मेरे पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फिर हम क्या कर देंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, पुट करो वहाँ पर, ऊपर पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का कितना आ गया बीटा स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हुआ ना। अगेन ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको एक्सिलरी इक्वेशन लिखो पहले। तो क्या आ जाएगी मेरे पास एम स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बीटा स्क्वायर एंड दिस गिव अस एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बीटा। क्या दिया, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बीटा। अगेन रूट कैसे हैं, इमेजिनरी है और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो अगेन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, जो साई ऑफ x है वो हो जाएगा क्या, देखो कांस्टेंट a और b हम ले रखे हैं, आप c ले लो, c e की पावर आयोटा बीटा x प्लस d e की पावर माइनस का आयोटा बीटा x। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, सॉल्यूशन इन रीजन सेकेंड, यानी किस रीजन में निकल गई, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। ठीक है, रीजन सेकंड का मतलब क्या था, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। तो उस रीजन में सॉल्यूशन ये है, तो सेकंड रीजन है, तो यहाँ पर साइड टू x लिख दो मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो अगेन हमें क्या मिला, इस रीजन सेकंड में जो मेरे पास वेव इंसिडेंट भी होगी, यानी भी लेफ्ट टू राइट भी जाएगी और राइट टू लेफ्ट भी आएगी। ये कौन सी वेव है, लेफ्ट टू राइट वाली है, और ये कौन सी वेव है, राइट टू
लेफ्ट वाली है। तो यहाँ पर भी इस रीजन सेकंड में भी क्वांटम मैकेनिकली रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। वेव इधर को जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ क्या होगी, रिफ्लेक्टिव ही यहाँ से हो सकती है। कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर वेव रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। इंसिडेंट तो हो ही रही है, वेव इधर को तो जा ही रही है, इस रीजन में तो जा ही रही है, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी है कि जो पार्टिकल है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक। ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, ट्रांसमिशन को दिखा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो रीजन सेकंड में भी अगेन ये क्लासिकल जो बिहेवियर है, क्लासिकल मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन से जो रिजल्ट आया था उसको कर रहा है, खारिज कर रहा है, या फिर उसके साथ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि वो क्या बोलता है यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, और ये क्या बोलता है, इस रीजन में भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कुछ मतलब अगर कोई पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है तो हो सकता है उसका कुछ पार्ट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, किसमें, इस रीजन सेकंड में भी। तो यहाँ बना के चलो मैं एक बार, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से वेव इंसिडेंट भी हो सकती है और इस तरीके से वेव रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन वेव इस तरीके से इंसिडेंट हो सकती है और इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इन दो रीजन में पता चला। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड रीजन में। एक चीज और आपको ये अगर ए और बी को पूछे आपसे कि ए और बी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, बी इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ए और बी क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड होते हैं वेव के। तो ये किसका है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और ये किसका है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ पर भी जो ये सी है वो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये जो डी है इस रीजन में लेफ्ट से राइट जाने वाली वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब बात करते हैं किसके, इन रीजन थर्ड। तो अगला लिखो कहाँ पर, इन रीजन थर्ड, इन रीजन थर्ड। देखो थर्ड रीजन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन x इज ग्रेटर देन a, और इस रीजन में अगेन जो v ऑफ x है वो कितने हैं, 0 है, ठीक है। अगर v ऑफ x 0 है तो बताओ श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी। अगर इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूं तो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2m आ जाएगा, और दिस इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और प्लस का कितना हो जाएगा, अब v ऑफ x आएगा, v ऑफ x 0 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इंटू साई ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हो चुके हो इसमें, अगर आपने सारे लेक्चर देखे हैं पीछे से लेकर अभी तक, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी एक रत्ती भर भी दिक्कत आ रही होगी। मैं कहीं पर कुछ मतलब बहुत हवा में निकाल रहा हूँ चीज़ों को, जैसे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट ये बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में सब घुस रहा होगा, ये मैं क्या करता हूँ, मतलब इतना मुझे विश्वास है। लेकिन विश्वास कब है, जब आपने पीछे के लेक्चर क्या होंगे देखे होंगे। अगर सीधे इसे देखने आए हो तो फिर विश्वास नहीं है, ओके। तो आओ, तो यहाँ पर इसको मैं इधर लाऊँ, तो हाँ क्या करो, इसे इधर भेज दो, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ एम, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स, ठीक है। आगे बढ़े, इसे मिटाएं, ये लिख लिया होगा ना, ओके। देखो इसे मिटाओ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, उस तरीके से आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और दिस इज साई ऑफ एक्स, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई भी था इधर, ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगेन यहाँ पर उसको अज्यूम करेंगे तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर के बराबर ही है। तो यहाँ पर अगेन हमने लेट किया, क्या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर आया। ये अल्फा स्क्वायर उठा के उधर ऊपर रखो, तो ये आ गया मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर, एंड दिस विल गिव अस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा। अगेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो अगेन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, जो साई ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो गया था, तो यहाँ का ले लो एफ ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस का ई एफ जी ई की पावर माइनस का आयोटा अल्फा एक्स, ठीक है। और ये क्या निकल गया, वेव इन थर्ड रीजन। अब जिसने इससे पिछले लेक्चर देखे हैं वो कहेगा इसमें हमको कुछ न कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन निकल के आ रखा है या फिर आइगन फंक्शन निकल के आ रखा है वो कहाँ है, इस रीजन थर्ड में है, और इस रीजन थर्ड में इस x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू इन्फिनिटी तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर ध्यान से देखोगे आप, इस x इक्वल टू a से लेकर और x इक्वल टू इन्फिनिटी तक चाहे आप कितनी दूर चले जाओ, जो मेरे पास पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। और रिफ्लेक्शन कब होता है,
जब कोई डिस्टर्बेंस सामने आता है वेव के, तो अगर डिस्टर्बेंस है ही नहीं तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी ये वाला पार्ट नहीं, क्योंकि इसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट को दिखा रहा है, तो इस पार्ट ने यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में ये पार्ट आ रहा है। तो अगर ये पार्ट यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर कांस्टेंट g है उस g ने क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस देयर इज नो रिफ्लेक्शन, सिंस देयर इज नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन इन रीजन थर्ड, सो एंड हेंस g विल बी 0। जो g है उसने कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। g 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस पार्ट ने जो सेकंड पार्ट मस्ट बी 0 एंड सेकंड टर्म मस्ट बी 0 एंड सेकंड टर्म विल बी 0 ओनली व्हेन g इक्वल टू 0। जब g इक्वल टू 0 होगा तभी ये 0 होगा, तो g की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो थर्ड रीजन में वेव फंक्शन निकल के आया साई 3x, वो कितना निकल के आया, f e की पावर आयोटा अल्फा x निकल के आया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, वेव फंक्शन थर्ड रीजन व्हेन x इज ग्रेटर देन ए। तो थर्ड रीजन में ओनली क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। क्यों होगा ओनली ट्रांसमिशन, बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस आफ्टर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए के बाद x इक्वल टू इन्फिनिटी तक कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। आप देख सकते हो ना, देखो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। अगर होता तब वहां पर कंडीशन कुछ और होती, रिफ्लेक्शन होने की वहां पर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती। क्लियर ना। अब इन तीनों को हम जो लिखे हैं एक साथ लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ लिखूं मैं एक साथ इनको, इधर लिखूं, ठीक है चलो मुझे याद है। देखो कंबाइन कर दो, कंबाइनली क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, जो मेरे पास साई ऑफ x है इसे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ a e की पावर आयोटा अल्फा x प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा अल्फा x फॉर x लेस देन 0, और c e की पावर आयोटा बीटा x प्लस d e की पावर माइनस का आयोटा बीटा x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, एंड a b c d e f e की पावर आयोटा अल्फा x, और किसके लिए था ये, x ग्रेटर देन a के लिए था ये वाला। ठीक, क्लियर होगी बात। तो ये क्या निकल गया हमारा, टोटल वेव फंक्शन निकल गया किसके लिए, व्हेन ए पार्टिकल इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल वेल। अब देखो, अब यहां पर एक चीज पता है हमको, जो अल्फा है वो क्या है, जो अल्फा है वो है मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए था ये। और जो बीटा है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू, सॉरी क्या है मेरे पास, ई प्लस का वी नोट है, क्या है, ई प्लस वी नोट। ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है मेरे पास अल्फा है। ये आपको दोनों याद होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये चीजें क्या है। ओके ना। अब देखो अब क्या निकालेंगे हम, जैसे पिछले वाले लेक्चर से हमको एक्सपीरियंस है, वेव फंक्शन निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो नाउ कोफिशिएंट हिंट डालो, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, हो रही। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी टी एंड आर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करोगे, अभी तो देखो, अभी तो हमने जो कैलकुलेशन किया है, क्या ऐसी कैलकुलेशन हमने पहली बार करी, नहीं करी। मैथमेटिकली सेम कैलकुलेशन हमने किसके लिए करी थी, पोटेंशियल वेरियर के लिए की थी। तो सिंस वी नो, सिंस फ्रॉम अबव वी कैन सी दैट, from above calculation we can see that square well या फिर potential well, square potential well is similar to या फिर mathematically similar टू किसके है, स्क्वायर बैरियर, सिमिलर टू स्क्वायर बैरियर। ठीक है, स्क्वायर बैरियर क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब देखो नाउ सिंस फॉर स्क्वायर बैरियर टी एंड आर कैन बी रिटन एज फॉर स्क्वायर बैरियर
टी एंड आर स्क्वायर वेरिएट टी एंड आर कैन बी रिटन एज मैंने क्या बोला था, याद करने को बोला था, बताओ आर क्या था, आर इक्वल टू कुछ ऐसा था कि आर इक्वल टू था 1 प्लस का 4e इंटू और e माइनस वी नॉट और डिवाइड में कितना था मेरे पास यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर k2a और इसकी पावर -1, ठीक है। और जो t निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, वो था मेरे पास 1 प्लस और ये ऊपर चले जाता, क्या होता था v स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर k2a और अपॉन में कितना आ गया था 4e इंटू ई माइनस वी नॉट और इसकी पावर अगेन -1, ठीक है। और यहाँ पर जो k2 था, हियर जो k2 है वो क्या है आपको याद होना चाहिए था, और अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट कुछ ऐसा था, ई माइनस वी नॉट, ये क्या था k था, ओके ये क्या था k2 था मेरे पास ना। अब देखो इसके एनालॉजी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन सिर्फ एक चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा, जहां k2 होगा वहां क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और जहां v है वहां क्या आ जाएगा, माइनस वी आ जाएगा, ठीक है। जहां v है वहां क्या आ जाएगा, माइनस वी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस वी है और सॉरी ये माइनस वी था उधर ना, जो पोटेंशियल लिखा था हमने, जो v की जो कितना आ जाएगा माइनस वी आ जाएगा, सिर्फ यही चेंज होगा, ठीक है। तो वी कैन फाइंड नाउ बाय, ओके लिख के चलते हैं, जो बोलना चाह रहा हूँ उसे लिखता हूँ, ठीक। नाउ वी कैन फाइंड, नाउ we can find T and R for किसके लिए, for potential well by replacing K2 by बीटा, क्योंकि यहाँ जहाँ K2 है वहाँ क्या है, इधर क्या है बीटा है, एंड V नॉट बाई माइनस वी नॉट, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफाइन किया था वहां पर 0 और a के बीच में जो पोटेंशियल था वो कितना था, माइनस वी नॉट था, तो वी नॉट की जो क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट आ जाएगा, सिंपल सी बात हुई, कोई डरने की बात तो नहीं हुई, बस इतना सा चेंज करना है आपको। तो इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, जो पिछले वाली कैलकुलेशन थी उसी के एनालॉजी हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो सुविधा होगी ना आपको, एग्जाम में दिक्कत भी नहीं है कि मतलब कहाँ से आया, आपने सिर्फ ये फॉर्मूले याद किए हैं, ये 2 फॉर्मूले याद कर रखे हैं, और आपने इन 2 फॉर्मूलों की हेल्प से थोड़ा सा चेंज करके सिमिलरली आपने यहाँ पर ये तो ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए था, और सिमिलरली ई लेस देन वी नॉट के लिए फाइंड कर लिया, और अब यहाँ पर इन्हीं 2 फॉर्मूलों से किसके लिए, इस स्क्वायर वेल के लिए क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। देखो डेरिवेशन क्या हो गया हमारा, बच गया, डेरिवेशन करने से बच गए, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम एग्जाम में भी कर सकते हैं, मतलब जो हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है वहां भी कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर तो जरूरत पड़ती है नहीं। अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्यों कर सकते हैं, टीचर कहेगा ये क्या कर दिया आपने, सॉल्व करना चाहिए था अलग से, नहीं, क्योंकि जो किताब में है वहां भी ऐसा लिखा है। मैं कौन सी किताब से पढ़ता हूँ, MC जैन किताब है, तो MC जैन किताब में ऐसा ही लिखा है, ठीक है। और आई थिंक जेटली में भी ऐसा ही लिखा है, जेटली में तो है ही नहीं वाला, ये वाला दिया ही नहीं उसने, ठीक है। लेकिन उसने जो कौन सा वाला है, जो पोटेंशियल वेरिएबल वाला है वहाँ पर उसने वही कर रखा है, उसने कर रखा कि जो हमने ई ग्रेटर देन वी नॉट वाले केस में किया था उसका एनालॉजी हम कहाँ लिख देंगे, ई लेस देन वी नॉट वाले केस में लिख देंगे, ठीक है, सिंपल होगी बात। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसके एनालॉजी ऐसे लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और हर कोई इंसान कैलकुलेशन से बचना चाहता है। हमको सिर्फ फिजिकल मीनिंग से क्या होता है, मतलब होता है फिजिक्स में, याद रखना कोई भी आप, मैथमेटिकली हम जरूरी होती है, मैथमेटिक्स जरूरी होती है फिजिक्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, उसका फिजिकल मीनिंग होता है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ओके, लेकिन वो लिखना पड़ेगा कि हमने ऐसा कर रखा, हमने ऐसा दिमाग लगा रखा है, तो ऐसा दिमाग लगाया हमने, तो उठा के इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास R इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, R इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ E, अब यह माइनस है तो इसको माइनस वी नॉट पुट कर दो, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना E प्लस वी नॉट, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये वी नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज साइन स्क्वायर बीटा A, और इसकी पावर कितना आ गया -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से T इक्वल टू कितना आ गया, T इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1 प्लस का ऊपर चले जाएगा, ये आ गया मेरे पास वी नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज साइन स्क्वायर बीटा A, और अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ E इंटू ई प्लस का वी नॉट एंड इसकी पावर -1। ये 2 फॉर्मूले है किसके लिए, ट्रांसमिशन एंड कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्क्वायर पोटेंशियल वेल, ठीक है। और एक और मोस्ट नोट क्या हो जाएगा मेरा, जो R प्लस टी होगा सॉरी जो R प्लस टी होगा हमेशा कितना होगा, 1 होगा, कहाँ से, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, बिकॉज आर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन है, और टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक, और उन दोनों का ऐड कितना होगा या सम कितना होगा, हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ओके ना, अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे पिछले लेक्चर में किया था वैसे करने की कोशिश करते हैं। देखो, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी किस पर डिपेंड कर रहा है, इस साइन स्क्वायर बीटा ए पर डिपेंड कर रहा है। अगर ध्यान से देखें किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर बीटा ए पर डिपेंड कर रहा है। और टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब पॉसिबल है, जब ये वाला टर्म कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये टर्म तभी 0 हो सकता है जब साइन स्क्वायर बीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो फॉर टी मैक्सिमम, अगर हम किसकी बात करते हैं, फॉर टी विल बी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम की बात करें तो फॉर टी मैक्सिमम जो मेरे पास साइन बीटा ए होगा उसमें कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और साइन बीटा ए 0 कब होता है, जो मेरे पास साइन बीटा ए होता है वो 0 कब होता है, साइन एन पाई पर होता है। कब होता है, साइन एन पाई पर कितना होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। सही कर रहा हूं मैं, साइन एन पाई पर 0 होती है। ठीक है, साइन एन पाई पर 0 होती है। और यहाँ पर n कितना होगा, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, n क्या होगा, 1 2 3, n इक्वल टू 0 नहीं लेंगे हम। n इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बीटा ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, बीटा इज कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट है, और दोनों क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से बीटा ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, बीटा ए इक्वल टू आ गया n पाई आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो बीटा ए है वो जब n पाई के बराबर होगा या फिर पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब जो t होगा या फिर जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके। नाउ अभी मिनिमम कब होगा, फिर इसके मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, तो टी मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और टी मिनिमम 0 कब होगा, टी मिनिमम 0 कब होगा, जब ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी साइन स्क्वायर 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 1/0। फॉर्मूला सही लिखा ना मैंने, देखो टी मिनिमम होने का मतलब टी मिनिमम 0 होगा ना। टी मिनिमम होने का मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा, सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और सारे के सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए, उसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, ये आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आर 1 है तो ऑटोमेटिकली टी इक्वल टू कितना, 1 - 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टी मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो जो टी मिनिमम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। टी मिनिमम 0 होने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, ये मेरे ध्यान से हट रहा है अभी। ठीक है, आप मुझे वैसे पूछ लीजिए कि टी मिनिमम होने के लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा ए के साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए। मेरे दिमाग से थोड़ा सा अभी मतलब खिसक गया हो उड़ गया, कैसे क्या कंडीशन आई यहाँ पर मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी है। लेकिन टी मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा टी मिनिमम 0, टी मिनिमम 0 होने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम होने का मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल है वो मिनिमम हो। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर टी 0 होगा मतलब क्या, टी 0 होने का मतलब क्या, सारे के सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी आर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अगर आर इक्वल टू 1 है तो टी इक्वल टू कितना, 1 - 1, तो 1 - 1 0। तो टी मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो टी और ई बाई वी नॉट के बीच, जैसे हम पीछे भी ड्रॉ करते आ रहे हैं ना। ये पूछ लेना है मेरे से, अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर यहाँ पर वो नंबर है मेरा उधर, वहाँ से नंबर लेके ये पूछ लेना, क्योंकि मैं देखूंगा अभी तो मैं नहीं देख सकता क्योंकि मोबाइल में ही है पीडीएफ मेरी। मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पर ये कैसे होगा, मतलब नेट में सर्च करूंगा मैं, ऐसे ये कैसे होगा, टी मिनिमम 0 कैसे होगा। यहाँ पर एक कंडीशन है उसके साइन बीटा के साथ, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा एक ग्राफ है, उस ग्राफ को लिखते हैं, फिर लेक्चर क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। देखो, वो ग्राफ हमने पहले भी ड्रॉ कर रखा है पोटेंशियल बैरियर के लिए, और अभी हम किसके लिए करेंगे, पोटेंशियल वेल के लिए करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से एज्यूम करो कि इस यहाँ के लिए लिया हमने
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी ले लिया और यहाँ क्या ले लिया E/V0 ले लिया, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर 0 है, फिर ये इसको 0.2 मान लो, इसे क्या मान लो 0.2, और इसे क्या मान लो 0.4, इसे क्या मान लो 0.6, इसे क्या मान लो 0.8 और इसे क्या मान लो 1.0। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। नाउ देखो व्हेन E इक्वल टू 0, जब E इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, देखो यहाँ से कह सकते हैं हम, जब E की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जब T तब T इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर -1 कितना हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ कितना होता है 0 होता है। तो यानी E इक्वल टू 0 पर जब भी E इक्वल टू कितना है 0 है, अगर E इक्वल टू यहाँ 0 पुट करोगे तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी E इक्वल टू 0 मतलब ये टर्म 0, तो 0 पर ये कितना है 0 है, ठीक है। तो 0 पर क्या होगा 0 होगा, और 0 कब होगा यानी E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो E/V0 की कुछ वैल्यू आएगी, और E/V0 की वैल्यू आने के बाद कुछ तरीके से आगे बढ़ेगा ये, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा E/V0 के साथ वेरी कर रहा है, तो कुछ ऐसे संजोग बैठेंगे, मतलब किसके साथ वेरी करेगा sin β a, sin बीटा किसका फंक्शन है E और V0 का फंक्शन है, तो कैसा है साइनसोइडल है, तो यहाँ पर कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे साइनसोइडल ग्राफ आएगा, और कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, यूं करके। और बाद में क्या हो जाएगा, देखो जैसे जैसे हम E बढ़ाएंगे यानी एनर्जी बढ़ाएंगे, तो रिफ्लेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है मैक्सिमम है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरे पास ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, और रिफ्लेक्शन क्या है मिनिमम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर E/V0 की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो ट्रांसमिशन है वो क्या है मैक्सिमम है, और इसके लिए ट्रांसमिशन क्या है मिनिमम है, ठीक है। और अगेन इसके लिए मेरे पास ट्रांसमिशन मैक्सिमम है, और इसके लिए रिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, इसके लिए ट्रांसमिशन मैक्सिमम है, और इस वैल्यू के लिए जो मेरे पास क्या है रिफ्लेक्शन क्या है मैक्सिमम है, इस वैल्यू के लिए रिफ्लेक्शन मैक्सिमम, इस वैल्यू के लिए E/V0 की, ठीक है, E/V0 की इस वैल्यू के लिए जो ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम है, और E/V0 की इस वैल्यू के लिए अगेन जो रिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम। रिफ्लेक्शन मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ट्रांसमिशन मिनिमम है, और अगेन यहाँ पर इस वैल्यू के लिए E/V0 की अगेन जो मेरे पास ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम है, और रिफ्लेक्शन क्या है मिनिमम है। और बाद में जाके जैसे हम E की वैल्यू बढ़ाएंगे तो E/V0 क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी E जो V0 के कंपेरिजन में है बहुत बड़ा हो गया। अगर E/V0 बहुत बड़ा हो गया तो ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ट्रांसमिशन होगा, और कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने, हम ऐसा ही बोल सकते हैं फॉर हायर वैल्यू ऑफ E/V0 क्वांटम मैकेनिक्स कन्वर्ट इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है टोटल ट्रांसमिशन की ओर टेंस कर जा रहा है ना। तो फॉर हायर वैल्यू ऑफ E/V0 जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जा रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है फॉर हायर वैल्यू ये किसकी ओर टेंस कर जा रहा है, T इक्वल टू 1 की ओर टेंस कर जा रहा है ना। अगर T इक्वल टू 1 की ओर टेंस कर गया तो उसका मतलब T इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है ग्राफ है, और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप ध्यान देना इसको, ठीक है। ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि मतलब ग्राफ दे देगा, 4 ग्राफ दे देगा, और आपसे पूछेगा कि स्क्वायर वेल के केस में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और E/V0 के बीच ग्राफ कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा ये ग्राफ होता है। बहुत सारे ग्राफ दिए होंगे, ठीक। और पोटेंशियल बैरियर के केस में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज था ग्राफ में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे स्मूथ था, फिर जाके ऐसे उसने पीक लिया था। ओके, क्लियर होगी बात। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ करेंगे, ठीक हो, अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो आगे पढ़ेंगे उसको, फिर उसे करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।